हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था एसेट्स, और उस एसेट्स के कुछ पार्ट रह गए थे। उस पार्ट को आज मैं इस पार्ट में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए, एसेट्स के बारे में सारी चीज़ें आप बता दिया है, समझ भी चुके हैं आप। आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है हमारा लिक्विड एसेट्स। आप सवाल करेंगे, सर लिक्विड एसेट्स क्या है? देखिए, लिक्विड एसेट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम 3 महीने के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लें। देखिए, करंट एसेट्स के बारे में मैंने बताया था कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको 1 साल के अंदर में हम कैश में कन्वर्ट कर लें, वो करंट एसेट्स है। यहाँ पे टाइमिंग है 3 महीना, मैक्सिमम टाइमिंग 3 महीना। चाहे तो आप 2 से 3 दिन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बराबर फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को निकाल दें और साथ में प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल देंगे, तो जो बाकी का जितना आइटम है वो सब का सब लिक्विड में एसेट्स कहलाएंगे। जैसे करंट एसेट्स में स्टॉक भी था, करंट एसेट्स में कैश भी था, बैंक भी था, प्रीपेड एक्सपेंस भी थे, डेटर्स भी थे। ये सारे एसेट्स हमारे करंट एसेट्स है। तो मैंने कहा करंट एसेट्स में केवल स्टॉक और प्रीपेड आप निकाल देंगे तो जितना भी एसेट्स बचेगा वो सब का सब हम लिक्विड मानेंगे। जैसे डेटर्स है, जैसे कैश है, जैसे बैंक है। कैश तो ऑलरेडी कैश है ही, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन पैसा आपका बैंक में जमा है, आप जब चाहिए उसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये भी लिक्विड एसेट्स है। आपने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप जब चाहें उसको आप निकाल सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, लिक्विड एसेट्स है। डेटर्स है, किसी के यहाँ पैसा बाकी है तो वो भी आपको पैसा मिल जाता है। अब वो डेटर्स में क्या, जैसे डेटर्स में क्या, डेटर में भी मैंने बताया था बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है कि अगर आपने किसी को उधारी माल या क्रेडिट माल बेचा है तो उसने आपको टाइम दिया कि मैं आपको 2 दिन में पैसा दूंगा या 4 दिन में दूंगा पैसा, तो वो पैसे बिल्स रिसीवेबल को भी लिक्विड एसेट माना जाता है। लेकिन स्टॉक को कभी भी लिक्विड एसेट नहीं मानते, वो करंट एसेट्स होता है, क्योंकि स्टॉक को कैलकुलेट करने में वक्त लगता है, उसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है, इसलिए उस चीज़ को हम लोग मानते हैं करंट एसेट्स। एक और चीज़ था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग कभी कैश में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन करंट एसेट्स है, कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, आप हमारे यहाँ काम करते हैं, आपकी सैलरी है 5000 पर मंथ, तो 1 साल की सैलरी आपकी कितनी हुई? 60,000, 60,000 रुपया। आप हमारे यहाँ जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है, तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 25 60 आपकी सैलरी हुई। लेकिन मैंने एडवांस में आपको दे दिया 70,000 रुपया, तो देना था आपको 60 रुपया, मैंने 70,000 रुपये दे दिया, तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस 10,000 का हुआ। उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि अब अगले साल नेक्स्ट ईयर जब आप मेरे यहाँ काम करने आएंगे तो फिर मैं आपकी सैलरी में से उस पैसे को एडवांस को काटूंगा, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को रिकवरी कभी नहीं कर सकते। खैर, करंट एसेट्स है। तो लिक्विड एसेट्स के बारे में डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिक्विड एसेट्स आर दोज करंट एसेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश क्विकली, यानी जल्दी से जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या कैश ऑलरेडीज है वो उसको लिक्विड एसेट बोलते हैं। मैंने एक टाइम दे दिया, 3 महीने के अंदर में हम कैश में कन्वर्ट कर लें, वो हमारा लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें हमारा लिक्विड एसेट्स आएंगे। इसके बाद अगर मैं चलूँ आपके सामने तो एक और चीज़ है, वो एसेट्स है फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए, फिक्टिशियस जो एसेट्स है ये ऐसा एसेट्स है, ये एसेट्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि एसेट्स होता क्या है। इसको मैं आप चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, इसमें टाइम जितना भी लगे। देखिए, फिक्टिशियस जो एसेट्स होता है ये नाम मात्र का एसेट्स है, ये नॉमिनल एसेट्स है, ये एसेट्स है ही नहीं। पहली बात, इसको टेक्निकल ग्राउंड पे इसको एसेट्स कहा गया है। पहले बच्चे बात समझिए आप, इसको टेक्निकल ग्राउंड पे एसेट्स कहा गया है। इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये झूठा एसेट्स है, ये फेक एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है। आप उसको बेच सकते हैं, वो दिख भी रहा आपको, ये भी एसेट्स है, लेकिन ये झूठा है, झूठा, फेक है, फेक। ये एसेट्स है नहीं, टेक्निकल तौर पे एसेट्स है।
जैसे आप देखते होंगे अपने रिलेशन में आपसे कम उम्र के बहुत से लोग होते हैं, लेकिन रिलेशन में आप देखेंगे आपसे कम उम्र के लोग होते हैं, लेकिन लगती हैं आपकी बुआ, या लगते हैं आपके चाचा, लगते हैं आपके कुछ और। तो मान लीजिए आपकी उम्र है मान लीजिए 15 साल और किसी की उम्र है 8 साल, लेकिन वो 8 साल का जो बच्चा है वो आपका लगता है अंकल, अंकल बोले तो बाप, आपका बाप लगता है। क्या उसको आप बाप कह पाते हो? लेकिन आप हंसी में कह सकते हो बाप, यो कहेगा क्या बेटा, वो जो अंकल है आपको बेटा ही कहेगा। क्या वो आपका बाप है? तो टेक्निकली तौर पे वो आपका बाप है, लेकिन बाप नहीं है। वही बात यहाँ पे भी है कि ये फिक्टियस एसेट्स है ही नहीं, इसको टेक्निकल तौर पे एसेट्स माना गया। जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी शेयर्स बेचती है, तो शेयर बेचने पे जो एक्सपेंस करती है, डिवेंचर इशू करती है उसमें जो एक्सपेंस करती है, या कंपनियां बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट करती है, तो ये सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे क्या है, एक्सपेंस है, ये सारे लॉसेस हैं। तो ये लॉस जो हमारे लिए हैं इसको हम लोग क्या मानते हैं, एसेट्स है, क्योंकि लॉस तो हमारा है ना, हमारा बोले तो बिजनेस का है ना, तो ये लॉस हमारा एसेट्स है। और इस एसेट्स को जैसे बैलेंस शीट में हम बिल्डिंग दिखाते हैं, कैश दिखाते हैं, मशीन दिखाते हैं, उसी प्रकार से इसको भी दिखाते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, पहले इसका डेफिनेशन आप देख लें। डेफिनेशन लिखता है दे आर ऑल्सो टर्म एज अ नॉमिनल एसेट्स, इसको नाम मात्र एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। दीज एसेट्स हैव नो रियल वैल्यू, इस एसेट्स का कोई वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू ही नहीं है। दे आर ट्रीट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स, इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे एसेट्स माना गया है। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, ये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे क्योंकि लॉस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस आते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आते हैं, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आ सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एडवर्टीजमेंट। देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी कंपनी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, और मैंने हर क्वेश्चन पे, हर चीज़ पे एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इसलिए देता हूं कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नहीं तो मुझे भी आता है पढ़ने, पढ़ लिया काम ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसे कभी नहीं समझ में आएगा। ऐसे तो किताब में बहुत सी चीज़ लिखी होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अभी अभी हमने एक बिज़नेस खोला, और बिज़नेस खोला मैंने एडवर्टीजमेंट किया। तो एडवर्टीजमेंट क्यों किया था कि लोग मुझे जाने, जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो मैंने 10 लाख रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 10 लाख रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। लेकिन इस साल जो आपने माल बेचा है 5 लाख रुपये का, तो 5 लाख रुपये का आपने माल सेल किया है। कितने का सेल किया है? 5 लाख रुपये का आपने माल सेल किया है, और 10 लाख रुपये का आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया है। बताओ, यानी आप कह सकते हो कि आप बताओ अपने बिजनेस में आपने सेल कितना किया है? आप अपने बिजनेस में सेल कितने किया है? ज़रा गौर से समझिए आप। मैं पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हमारी बात जल्दी से समझ में आ जाए, और जितना जल्दी समझेंगे उतनी अच्छी बात हमारे लिए होगा। देखिए आपने बिजनेस में सेल किया है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का माल बेचा, यानी 5 लाख रुपये आपके पास आया, और आपने एडवर्टीजमेंट आपने कर दिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया आपने 10 लाख रुपया। अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए का सेल किया आपने, 5 लाख रुपए का माल बेचा, और 10 लाख रुपए आपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया, तो बिजनेस को पहले ही साल लॉस हो गया, पहले ही साल लॉस हो गया। तो बताइए पहले साल लॉस करेंगे तो जो भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर आए हैं या कोई और आए हैं वो तो भाग जाएंगे पैसा निकाल करके, यार कैसी कंपनी की फर्स्ट बार में ही लॉस हो गया। तो आप क्या करते हो कि ये जो लॉस हेवी जो एक्सपेंस हुए हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आप 10 लाख रुपया खर्च किया है, क्या वो सारा खर्च इसी समय माना जाएगा? आपने एडवर्टीजमेंट्स किया है, इस एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा आपको पिछले अगले कई वर्ष तक मिलता रहेगा उसका। मैं अगर 10 लाख रुपए का बहुत बड़े पैमाने पर ऐड कर दूं, तो ऐड तो इस साल करूंगा 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का ऐड इस साल किया, लेकिन इसका फ़ायदा हमें कई वर्षों तक मिलता रहेगा।
तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक अंदाज़ लगाना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा मुझे कई वर्ष तक मिलेगा, 2 साल तक मिलेगा कि 3 साल तक मिलेगा कि 4 साल, तो एक मैक्सिमम 5 साल तक मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, या 4 साल या 3 साल। तो मैं कह रहा हूँ 5 साल तक हम मान लेते हैं हमें फ़ायदा मिलेगा। तो 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो बताओ 1 साल का खर्चा कितना आएगा? 2 लाख रुपया आएगा। 1 साल का एक्सपेंस कितना आएगा? 2 लाख रुपया आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो बना रहा हूं ये किस ईयर का बना रहा हूं, मान लो 2020 का बना रहे हैं, तो 2020 का हम अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन कर रहे हैं। तो 5 लाख का सेल किया और मेरा खर्च कितना हुआ? 2 लाख रुपया। खर्च तो किया 10 लाख रुपया। मैंने कहा 10 लाख जो खर्च हुआ है वो 1 साल का खर्च नहीं है, वो मान लिया कि इसका 5 साल मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, तो 1 साल का खर्च तो 2 लाख रुपया आएगा 2020 के लिए। 2021 का बनाएंगे तो फिर 2 लाख खर्च आएगा, 2022 में भी 2 लाख खर्च आएगा, 2023 में भी 2 लाख खर्च आएगा, यानी हर साल। तो अब कितना आएगा? तो ये 3 लाख रुपया हमारे पास क्या हुआ? ये हमारा प्रॉफिट माना जाएगा। तो बताओ 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट किया आपने, 2 लाख रुपया करंट ईयर में आपने राइट अप कर लिया, करंट ईयर में 2 लाख रुपया आपने खर्च कर लिया। बाकी का जो 8 लाख रुपये जो हमारे लिए लॉस माना जा रहा है जो एडवर्टीजमेंट, ये 8 लाख रुपया कहाँ जाएगा? 10 लाख में से 2 लाख घटाएंगे, जो डिफरेंसेस आएंगे यही डिफरेंसेस हमारे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते हैं, जिसको बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में शो करते हैं, और यही हमारा लॉस है। तो लॉस तो है, लेकिन जैसे जैसे राइट अप होगा वैसे 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 वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि हम लोग उसमें से राइट अप करेंगे तो मेरा बढ़ जाएगा वहाँ पे। वही सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कि 5 लाख रुपये फ़ायदा किया, 2 लाख रुपये एक्सपेंस कर दिया, तो 2 लाख तो खर्च नहीं हुआ, तो 10 लाख रुपये था। मैंने एक अनुमान लगा लिया कि 5 साल तक फ़ायदा मिलेगा, तो 1 साल का 2 लाख रुपया। बाकी का जो डिफरेंस 8 लाख का हुआ ना, ये 8 लाख रुपया बैलेंस शीट के एसेट में शो करेंगे। ये सारी चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। दिखता ही नहीं है तो करें खर्च है सर, ये तो लॉस है सर। लॉस कभी एसेट्स होता है क्या? बिल्कुल, लॉस जो है हमारा ही लॉस ना है, और वो लॉस को हम अगले साल धीरे धीरे उसको मेंटेन करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं आपसे बात करने जाऊँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप समझें। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सपेंसेस क्या है। देखिए, एक्सपेंस के बारे में क्या मानते हैं आप? एक्सपेंस क्या है हम एक लाइन में आपको बताएंगे और एक लाइन में आप समझेंगे भी। एक्सपेंस का मतलब भी होता है खर्च यानी व्यय। तो एक्सपेंस का मतलब होगा रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए, हम जो भी खर्च करते हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। बच्चे फिर से समझो, आप अच्छे से समझो। अगर कोई पूछेगा आपसे कि बेटा एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आराम से शालीनता से बोलना कि रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हम जो भी खर्च करते हैं वो मेरा एक्सपेंसेस कहलाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, ज़रा समझिए आप। मैं लिखा है कि एक्सपेंसेस इज द अमाउंट स्पेंड इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंसेस एक ऐसा अमाउंट है जो हम खर्च करते हैं माल को प्रोड्यूस करने में, माल को बेचने में, या माल की सर्विस प्राप्त करने में। हम जो भी खर्च करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में मोबाइल बनता है, तो मोबाइल को बनाने में जितना भी खर्च होएगा, जिस तरह का भी खर्च होएगा, वो उस पर हम जो भी पैसा देते हैं उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? जैसे सबसे पहले हमको मोबाइल बनाने के लिए उसका मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए जो पैसा हम देंगे वो मेरे एक्सपेंस है। हमारे यहाँ लेबर काम करते हैं, उनको वेजेस देंगे, मजदूरी देंगे, वो भी मेरे एक्सपेंस है। हम स्टाफ रखते हैं ऑफिस में, उनको सैलरी देंगे, वो भी मेरे लिए एक्सपेंस है। इन सारे चीज़ को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो माल की लागत, आपने माल बनाया क्यों है? ये सोचें आप, माल बनाया क्यों है? बेचने के लिए। तो बेचेंगे क्यों? क्योंकि हमको इनकम कमाना है, राइट। तो हम कह रहे रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हम जो भी पैसे खर्च करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। सर आप एक सवाल का जवाब मुझे ये दे दें, सर रेवेन्यू क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है मोबाइल की, तो मोबाइल आपने जितने में खरीदा या जितने में बनाया, बनाने में जो खर्च हुआ वो रेवेन्यू, ये आपका एक्सपेंस हुआ।
लेकिन उस मोबाइल को आपने बेच दिया, तो मोबाइल के बेचने से जो पैसा आपके पास आया उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ओ हो सर, हम लोग नहीं समझ रहे थे, आज समझ गए। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको बेचने से जो भी पैसा आपके पास आएगा उस पैसे को ही हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू मतलब क्या हुआ कि जो बिका वो पैसा आ गया, वो सबका सब प्रॉफिट थोड़ी है, क्योंकि उसके अंदर खर्च भी शामिल है, उसके अंदर इनकम भी शामिल होता है। रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, खर्च भी शामिल है। क्योंकि आपने मोबाइल बेच दिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का मोबाइल बेचा, उसमें मेरा कुछ इनकम भी होगा, उसके अंदर कुछ मेरे एक्सपेंस भी होंगे, तो जो मोबाइल की बिक्री से पैसा आया उसको बोलते हैं रेवेन्यू। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस इनकम। सर एक्सपेंस कैसे निकलेगा? तो रेवेन्यू में से आप इनकम घटा दोगे तो वो एक्सपेंस आ जाएगा। सर इनकम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या था कि जितने में मोबाइल बेचा जो पैसा आया वो रेवेन्यू हो गया। अब उस मोबाइल में कुछ तो फ़ायदा कमाया होगा ना आप, तो जो फ़ायदा कमाया यानी इनकम किया, वो इनकम को घटा देंगे तो क्या मेरे पास आ जाएगा? एक्सपेंसेस। तो आप कहोगे सर इनकम क्या है? अभी तो मैंने बताया एक्सपेंस, कि एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए आप जो भी पैसे किसी को दे रहे हो, जो भी खर्च कर रहे हो, वो एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू में से आप इनकम घटा देंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा। सर ये इनकम क्या है? सर ऐसे इनकम से पहले सुन लीजिए कि एक्सपेंस हमारे दो तरह के होते हैं। एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट। तो मन में आपके एक सवाल होगा कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस एक्सपेंस को कहते हैं जो माल को बनाने में जो खर्च होता है। माल को बनाते समय जो खर्च होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या एक लाइन में आप ये बोल सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यानी माल को बनाने में जो डायरेक्ट रूप में जो एक्सपेंस होते हैं उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? माल को बनाने के बाद जब तक माल नहीं बना है, माल बन गया तो माल को बनाने में जो खर्चा है वो डायरेक्ट, और माल बनाने के बाद जब उसको सेल किया जाएगा उसके ऊपर जितने खर्च किए जाएंगे वो सब के सब इनडायरेक्ट है। यानी इसको आप सिंपल कह सकते हो कि फैक्ट्री के अंदर जो खर्च होगा वो डायरेक्ट होगा और जो ऑफिस के अंदर जो खर्च होगा वो इनडायरेक्ट होगा। सर ऑफिस का मतलब क्या? दुकान। फैक्ट्री में माल बन गया तो फैक्ट्री से माल थोड़ी बिकता है, वो फैक्ट्री से माल उठ के कहाँ चल जाता है? ऑफिस में चल जाता है। तो ऑफिस से माल ऑर्डर लिए जाते हैं, ऑफिस से माल बेचे जाते हैं, तो ऑफिस के ही बहुत सारे खर्च होते हैं। तो फैक्ट्री के जो खर्च होंगे डायरेक्ट, और फैक्ट्री के बाद माल कहाँ जाएगा? ऑफिस में। ऑफिस में जो खर्च होंगे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस चीज़ को समझेंगे आप। लिखा है मैंने डायरेक्ट के बारे में, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परचेजिंग ऑफ गुड्स। माल खरीद रहे हैं उसका खर्च, ब्रिंगिंग देन द गुड डाउन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, जो माल गोडाउन के अंदर रख रहे हैं उसका खर्च। इन सारे खर्च को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। यानी माल को बनाते समय या माल को बनाने में जो भी खर्च होएगा उन सारे खर्च को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे इसमें खर्च में क्या एग्जांपल आएगा? जैसे वेजेस देना। अच्छा, वेजेस किससे रिलेटेड है? वेजेस यानी मजदूर कहाँ होते हैं? लेबर कहाँ होते हैं? तो लेबर फैक्ट्री में होते हैं। तो लेबर फैक्ट्री में होते हैं, मजदूरी किसको दी जाएगी? ये वेजेस किसको दी जाएगी? लेबर को। तो लेबर रहते कहाँ है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में देंगे वेजेज। तो वेजेस किसको देंगे? जो माल बना रहा है उसको देंगे। कैरिज भाड़ा, फैक्ट्री में ट्रक से माल आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल आता है। तो कच्चा माल जब रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री के अंदर में, तो उस माल को बाहर से ट्रक से उठा करके फैक्ट्री में कौन लाता है? लेबर लाता है। तो लेबर को हम लोग क्या देते हैं? भाड़ा देते हैं, खर्चा देते हैं, उसको बोलते हैं कैरिज। या माल को लाने में जो भाड़ा दिए वो हुआ कैरिज। ट्रक आया ना भाई, तो ट्रक वाले को भाड़ा नहीं देंगे क्या? उसको बोलते हैं कैरिज बोलते हैं, फ्राइट बोलते हैं। वही बात, कैरिज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या माल को बनाने में जो खर्चा हुआ, ये सारा का सारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हमने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। हमने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो माल को बनाने के बाद खर्च किए जाते हैं। माल को बनाने के बाद जो खर्च किए जाते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी एक लाइन में बोल सकते हो कि जो ऑफिस के अंदर में खर्च होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
Indirect expenses are those expenses that cannot be assigned directly to any activities. ये डायरेक्टली जो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है. These are completely incurred while the operating a business or as the part of the business. यानी बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी खर्च होएगा वो सारा का सारा क्या होगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे रेंट. अच्छा, ऑफिस आपके पास जो होता है, फैक्ट्री में जो खर्च हुआ वो तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन ऑफिस तो कहीं और होता है आपका. तो ऑफिस जो आप लेते हैं रेंट पे, तो उसका रेंट देना वो भी एक्सपेंस है. ऑफिस में माल नहीं बनता है, ऑफिस में सारे ऑफिसर बैठते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, अलग अलग लोगों का काम होता है. तो ऑफिस लेंगे तो उसका रेंट देंगे, रेंट देना मेरा एक्सपेंस है. कौन सा एक्सपेंस है? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ऑफिस चलाने में भी बहुत सारा खर्च होता है, वो एक्सपेंस है. टेलीफोन एक्सपेंस होगा, या हम कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन हमारा होगा, ऑडिट फ़ी होगा, लीगल फीस होंगे. ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं. यानी आप एक लाइन से कह सकते हो कि ऑफिस को चलाने में जो भी खर्च होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और फैक्ट्री के अंदर जो माल बनते हैं उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. नेक्स्ट, सर व्हाट इज इनकम? मैं बात करने जा रहा था लेकिन बीच में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मुझे पता नहीं था. खैर आ गया तो आ गया. सर ये इनकम क्या है सर? व्हाट इज इनकम? तो मैंने बताया ना आपको कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है. मैंने बताया था कि एक्सपेंस बराबर रेवेन्यू माइनस इनकम. अगर रेवेन्यू में से आप अगर जो है इनकम घटा देंगे तो आ जाएगा एक्सपेंस. सर इनकम क्या है? तो इनकम के बारे में ज़रा समझें, आप अच्छे तरीके से समझें. इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. हो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको इनकम कर लेंगे. रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इनकम. जैसे मैं बता दूं, मैंने कहा कि मोबाइल बिक्री से जो पैसा आया, मोबाइल बेचने से जो पैसा आया वो रेवेन्यू हुआ. उस मोबाइल को बनाने में जो खर्चा आया वो एक्सपेंस हुआ. तो बताइए आप, मान लीजिए आपके पास मोबाइल आपने खरीदा है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा है या बनाया है वो आपका एक्सपेंस हुआ. अब उस मोबाइल को आपने 3 लाख में बेच दिया, तो डिफरेंस कितने का हुआ? एक्सपेंस 2 लाख रुपया, और सेल से कितना पैसा आया? 3 लाख रुपया. उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का. उसी डिफरेंस को बोलते हैं इनकम. लिख तो रहा है यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल. सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू. यानी कि जो भी माल बेचते हैं, माल बेचने से जो पैसा हमारे पास आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं. एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द एक्सपेंसेस. यानी माल को बनाने में या माल को बेचने वाली जो लागत निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंसेस. सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस कॉल्ड इनकम. यानी एक्सपेंस कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है तो उसके डिफरेंस को हम इनकम बोलेंगे. दैट इज फॉर्मूला है. इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. आपके पास जो पैसा आया है वो जितना आपने खर्च किया वो उसमें से घटाएंगे तो डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग इनकम. क्लियर हो गया? अब इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी सजाया, और एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझें. द गुड्स कॉस्टिंग 2 lakhs. जैसे 2 लाख रुपए का मेरे माल का लागत था. जैसे कोई चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जब कोई भी चीज़ बनाएंगे, बच्चे कोई भी चीज़ बनाएंगे उसका अपना एक कॉस्ट होगा. तो मान लीजिए 2 लाख रुपए का हमारे माल की लागत थी और हमने उसको सेल कर दिया 2.5 लाख रुपए में. तो 2 लाख की चीज़ कितने में दिए? 2.5 लाख रुपए में. अब इसको एक्सप्लेन मैंने किया. दिस सेल ऑफ अमाउंटिंग 2,50,000. 2,50,000 में जो बेच रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू मान लिए. क्लियर है बच्चे आप लोगों का ना? 2 लाख रुपए का सामान था, 2.5 लाख में बेच दिए, तो करा कि जो 2.5 लाख रुपए मेरे पास आया, 2,50,000 आया, ये हमारा रेवेन्यू हुआ. लेकिन 2 लाख रुपए का जो कॉस्ट है वो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक्सपेंस से ज़्यादा रेवेन्यू है. वही ना बोल रहा है कि एक्सपेंस से ज़्यादा जब रेवेन्यू रहता है उसके डिफरेंस को इनकम बोलते हैं. वही तो कह रहे हैं कि एक्सपेंस 2 लाख रुपया है और रेवेन्यू 2.5 लाख रुपया है, तो एक्सपेंस से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू है, तो उसके डिफरेंस जो आएंगे वही डिफरेंस को इनकम बोलेंगे. तो 2.5 लाख रुपये लिए, खर्च किए 2 लाख रुपया, तो 2.5 लाख माइनस 2 लाख रुपया, डिफरेंस कितना हुआ? 50,000 रुपया. दिस इज माई इनकम.
इसलिए हम कहेंगे कि आज के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं बाद।